रहे थे, जिसमें से हमने क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन पढ़ लिया। अब अक्रिस्टलीय अपर रूप में चारकोल पढ़ लिया। दूसरा लिखिए काजल, दूसरा लिखिए काजल। हाँ, काजल। इसमें लिख लो, इसमें 95% कार्बन होता है, इसमें 95% कार्बन होता है। इसका उपयोग स्याही, इसका उपयोग स्याही, काला रंग स्याही, काला रंग तथा जूते की पॉलिश में होता है। और आपको पता है ये आंखों में लगाने की वो बात है, वो लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक खुद आप समझदार हो कि काजल है वो आंखों में भी लगाया जाता है। अब ध्यान रखना, ये सारे ही कार्बन होते हैं, लेकिन ये दिखने में, अब चारकोल भी उसी तरीके से बना है। हवा की कम मात्रा में जला के ये अपर रूप बनाए जाते हैं जो कोयले जैसे होते हैं। चारकोल भी वो बिल्कुल काला काला ही नज़र आएगा, काजल भी वैसे ही नज़र आएगा, लेकिन अब ये दिखने में अलग अलग होते हैं। थोड़ा बहुत इनका जो भौतिक गुण है वो अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से इनके उपयोग भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगला लिखिए कोयला। जो कोयला होता है, आपको पता है कि कोयला प्रकृति के अंदर मिलता है। जानना, कोयला उसी को कहते हैं जो जमीन में से खोद के निकाला जाता है, ठीक है ना। तो पुराने ज़मानों में ऐसा माना जाता था कि जब पृथ्वी पर पहले भूकंप वगैरह आते थे और उस भूकंप से बहुत सारे पेड़ पौधे जंतु वगैरह ज़मीन के नीचे दब गए, और दबने के बाद ज़मीन के उनके ऊपर प्रेशर लगा, दाब लगा और ताप होता है। उस दाब और ताप के प्रोसेस से वो क्या हो गया, उनमें वो कोयले के अंदर बदल गए, जो लिक्विड थे वो पेट्रोलियम में बदल गए। तो इस तरीके से कोयला जो है वो बन गया। अब आगे लिखो, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पहले लिखिए एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। लिखो 90 से 98% कार्बन, 90 से 98% कार्बन। सबसे उच्च कोटि का कोयला, यानी सबसे बढ़िया कोयला है ये। दूसरा लिखिए बिटुमिनी, और बिटुमिनी भी कुछ लोग बिटुमिनस भी बोलते हैं, कुछ एस को पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। तो बिटुमिनी या बिटुमिनस, इसमें आप लिख लें 70 से 86% तक कार्बन, 70 से 86% तक कार्बन, 70 to 86% कार्बन। तीसरा है लिग्नाइट, तीसरा है लिग्नाइट। इसमें 60 से 70% कार्बन होता है, 60 से 70% कार्बन। और
फिर आगे सबसे जो रद्दी किस्म का कोयला है वो लिख लें पीट। चौथा नंबर पीट, 50 से 60% कार्बन। और ये लिख लें सबसे निम्न स्तर का कोयला, यानी सबसे घटिया क्वालिटी है कोयले की, सबसे निम्न स्तर का कोयला। अब देखिए कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है उतना ही वो जलने में बढ़िया होता है, उतना ही धुआं कम देता है, राख कम देता है। क्योंकि अब ये जो बाकी के बचे हुए जैसे पीट है, अब इसमें 30-40% दूसरी चीज़ें होगी, तो दूसरी चीज़ें होगी तो धुआं ज़्यादा होगा और राख ज़्यादा बनेगी। ईंधन जो होता है वो बढ़िया कौन सा माना जाता है? जो कम से कम धुआं हो जिसमें और अवशेष कम से कम बचे, ये राख रूख जो है ये कम से कम हो। तो अब इसको एंथ्रासाइट को बेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको आप जलाएंगे तो सबसे कम इसमें राख बनेगी, सबसे कम धुआं होगा, ठीक है ना। अब राख बनती है तो उस राख को भी ठिकाने लगाना पड़ता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो बिजली बनाई जाती है, जो ताप बिजली घर होते हैं जहाँ कोयले से बिजली बनती है, तो वहाँ कोई ये तो है नहीं कोई 10-20 किलो कोयले से काम होता है, वहाँ टनों में कोयला जल जाता है। तो राख भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर उसको ठिकाने लगाना ये एक समस्या होती है, ठीक है। तो यहाँ इस ईंधन के, और आपने ये पढ़ लिया होगा कि ये जो कोयला जो पाया जाता है, ये आपको पता है ना, पढ़ लिया होगा आपने कि धरती को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कोयला है उसका जो 90% हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और बाकी का 10% जो है यानी ज़मीन के अंदर मिलता है ना ये, और ये अनवीकरणीय स्रोत है। यानी कि ज़मीन में जितना कोयला है वो सारा निकाल लेंगे, एक समय आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद में दुनिया में कोयला नहीं बचेगा। तो इसलिए जो चीज़ है जो दोबारा उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, दोबारा बनाया नहीं जा सकता, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये सब चीज़ें क्या है, ये एक पृथ्वी में जितनी हैं वो उतनी ही हैं। इनको आप निकालते जाएंगे तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब बिल्कुल भी ये पेट्रोल डीजल कोयला ये धरती पर नहीं बचेंगे बिल्कुल भी। तो ये ऐसी चीज़ों को कहते हैं अनवीकरणीय। और नवीकरणीय का मतलब जिसको आप दोबारा भी वापस तैयार कर सको, ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्यों नवीकरणीय है? कि भाई जब तक सूरज है पृथ्वी पर जीवन है, सूरज नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं रहेगा, तो जीवन नहीं रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग कि ये जो है इस प्रकार का रिसोर्सेज है, अनवीकरणीय रिसोर्सेज है। अब आगे लिखिए अगला। अच्छा, कोयले का आपको पता ही है उपयोग, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखिए कोक। कोक, हाँ, देखो कोयलों को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने पर, कोयले को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक बनता है। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक बनता है। इसमें 80 से 85% कार्बन होता है। तो ये आपके कार्बन के अपर रूप हैं। 4 अक्रिस्टलीय हैं जिसमें काजल, चारकोल, कोयला और कोक। भाई कोयले में थोड़ी पानी की मात्रा होती है, दूसरी चीज़ों की मात्रा होती है,
उसको गर्म करके बिल्कुल सूखा लिया जाता है, तो अब इसको कोक कहते हैं। ये जो कोक वाला जो होता है ना, ये बिल्कुल इसको आप गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, अंगारे की तरह दहकने लग जाएगा और बिल्कुल धुआं नहीं देगा। जैसे जो लोहार लोग जो काम करते हैं उनमें आप देखें वो कोक का प्रयोग करते हैं। अब आगे लिखिए कार्बन के समस्थानिक। लिखिए कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C13, C14, सॉरी एक पहले C12 लिख लो, C12, 13 और 14। फिर आगे लिखें कि C14 कार्बन 14 कार्बन का रेडियो एक्टिव, कार्बन का रेडियो एक्टिव। अब ध्यान रखना, एक्टिव को हिंदी में कहते हैं सक्रिय, तो कई बार यहां शब्द शुरू होता है रेडियो सक्रिय, तो दोनों एक ही चीज है। रेडियो एक्टिव इंग्लिश है और रेडियो सक्रिय, जिसको पता है कि भाई एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है मैं भूल जाऊंगा तो वहाँ ब्रैकेट में सक्रिय भी लिख सकता है वो। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। लिखिए इसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हाँ, ब्रैकेट में लिख लो कार्बन डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से। यानी ये जो विधि है इसको कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। अब देखो क्या मतलब है इस बात का, रेडियो सक्रिय क्या है, ये भी लिख लो कि यह बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, यह बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। यह बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। अब देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो सक्रिय है, और कौन से, परमाणु क्रमांक 82 नंबर पर ये लेड है आपके पीबी। इस लेड के बाद वाले जितने भी हैं, लेड तक तो ठीक है नॉर्मल है, लेड के बाद 82 के बाद 83 से लेके और 118 तक जितने भी तत्व हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव वो होते हैं कि जिनसे रेडिएशन निकलती रहती है, जिसमें एक बहुत मशहूर रेडियो एक्टिव तत्व है रेडियम। ये जो रेडियम है, ये रेडियम जो है आपके बहुत सारी चीज़ों में काम में आता है, जिसमें हमारी मोबाइल की स्क्रीन जो डिस्प्ले है वो रेडियम का बना हुआ होता है, घड़ियों का जो डिस्प्ले होता है वो भी रेडियम का बना होता है। घड़ियाँ सबका तो नहीं, लेकिन जो घड़ी में अंधेरे में भी टाइम देख लेते हैं वो रेडियम का डिस्प्ले होता है जनरली। आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है तो दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी आने लग गई है, तो इसमें ये जो डिस्प्ले होते हैं, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है, इसमें इन रेडियो एक्टिव चीज़ों का यूज होता है।
अब रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनसे रेडिएशन निकलती रहती है, हर समय इनमें से किरणें निकलती रहती है। और ध्यान रखना, ये जो रेडिएशन है ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहने पर कैंसर की समस्या भी हो सकती है। आपने एक्सरे हॉस्पिटल में देखा होगा, एक्सरे की जो गैलरी है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप यहाँ फालतू में नहीं खड़े रहे, क्योंकि वहाँ वो रे बहुत तेज़ी से निकलती है। तो अगर आपके शरीर में उससे मुतल्लिक कोई क्रिया हो गई, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आर पार निकल जाती है, लेकिन शरीर ने उसको सीरियस ले लिया, उसके प्रति सेंसिटिव हो गया, तो ये कैंसर वैंसर जो हैं वो इससे रिलेटेड बीमारियां हो जाती है। ब्लड कैंसर, दूसरे कई तरह के कैंसर इनसे रेडिएशन से हो जाते हैं। तो मतलब रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? जो रेडिएशन छोड़ते हैं। और रेडिएशन छोड़ने के साथ साथ ये समय के साथ साथ ख़त्म होते रहते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि इसमें एक सिस्टम होता है अर्धायु काल का, कि वो अपने आप ही ख़त्म होता रहेगा। कुछ चीज़ें तो कुछ मिनट ही उनकी अर्धायु होती है, यानी कि एक तत्व होता है उसके 18 मिनट ही अर्धायु है। यानी आप अगर 1 किलोग्राम उसको लाके रखेंगे और 18 मिनट के बाद में वो आधा किलोग्राम हो जाएगा, फिर अगले 18 मिनट के बाद में वो पाव हो जाएगा, फिर उसके अगले 18, मतलब यूं करते करते गायब हो जाएगा। आप देख सोचोगे कहाँ गया वो चीज़ है? खुला बंद किसी में रखो वो तो ख़त्म हो जाएगा, रोक ही नहीं सकते, कोई जरिया नहीं है रोकने का, क्योंकि ये रेडिएशन निकालते रहते हैं। तो इसी तरह ये रेडियम भी रेडिएशन निकालता है। कार्बन 14 को रेडियो एक्टिव बोला जा रहा है, ये भी रेडिएशन निकालता है। हालांकि नॉर्मल जो कार्बन होता है वो कार्बन 12 होता है, जितने भी अपने पढ़ते हैं तो नॉर्मल चीज़ों में, लेकिन कार्बन 14 के भी कुछ मात्रा हमारे शरीर, ध्यान रखना, हमारे शरीर में भी कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन से सारा शरीर बना हुआ है। प्रोटीन क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 चीज़ों के मिलने से प्रोटीन बनता है। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, किसी में सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है। वो प्रोटीन बहुत सारी वैरायटी है प्रोटीन में, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोटीन में ये 4 चीज़ें कंपलसरी होगी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह जो वसा है, चिकनाई है, फैट है, थोड़ा बहुत जो फैट है वो सब में होता है। तो ये फैट जो है, ये फैट भी कार्बनिक यौगिक है। जो तेल, घी हम खाते हैं या कोई भी चिकनी चीज़ है, उसका फैट के शरीर को ज़रूरत होती है, इसलिए खाते हैं। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, वसा भी। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में कार्बन के यौगिक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब क्या होता है कि इससे ये कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? तो ये कार्बन 14 जो है, ये इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हमारे शरीर के अंदर आती रहती है। कार्बन के जो ये यौगिक हम खाते हैं, ये जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो रोटी खाते हैं हम, ये कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन का एक यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें होती है इसमें भी। तो ये जो हम खाते हैं, तो ये जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में नॉर्मली आप ये मान लें कि 99% तो कार्बन 12 ही होता है उनके अंदर, लेकिन एक थोड़ी सी मात्रा में 10-20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम वो बदल सकती है एरिया वाइज मात्रा। इतनी मात्रा में सबके शरीर में कार्बन 14 भी होता है, सबके, जिंदा जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधों में भी ये सब होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो अब क्या होगा, जब तक वो जिंदा रहेगा इंसान या पेड़ पौधा, जब तक तो क्या होगा, जब तक तो
वो जिंदा रहेगा जब तक तो कार्बन 14 की जो उसके अंदर मात्रा है, चाहे 20 ग्राम है, चाहे 40 ग्राम है, चाहे 50 ग्राम है, एक एरिया विशेष के लोगों में एक स्थिर होती है, वो मात्रा उसके कांस्टेंट रहेगी, यानी कम होगी ना ज़्यादा होगी। जैसे मान लो हमारे एरिया में किसी के अंदर 50 ग्राम कार्बन 14 है, हमारे शरीर का इतना सारा वेट है और हमारे यहाँ पे कार्बन 14 50 ग्राम है। तो अब जब तक हम जिंदा हैं, तो हम क्योंकि जिंदा हैं तो खाना भी खा रहे हैं, तो ये कार्बन 14 ख़त्म भी होता है, लेकिन हम खाने के साथ इसको खा लेंगे तो वो रिकवरी भी हो जाती है। तो यूँ करते हुए जब तक जीव जिंदा रहता है उसके शरीर में कार्बन 14 की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है। अब वो मर गया, जैसे डायनासोरस है, हम पढ़ते हैं वो इतने साल पहले थे, इतने लाख साल पहले थे, ये आप पढ़ते हो कि ये जीवाश्म मिला, ये इतने साल पहले था, ये कैसे पता चला? अब जैसे ही कोई मर गया तो मरते ध्यान रखना इस कार्बन 14 की उम्र यानी अर्ध आयु काल आधा खत्म होने की वो एज होती है 5760 वर्ष। इतने साल बाद ये आधा होगा, यानी कि मान लो 50 ग्राम था तो 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में इसको इतने साल लगेंगे, फिर 25 से 12.5 होने में इतने साल और लग जाएंगे। तो यूँ करते 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 इसकी मात्रा खत्म होती जाएगी, आधी होती जाएगी। हालांकि जीरो नहीं होती, जीरो होने में बहुत टाइम लगता है, एक कण जितना भी बचा हुआ है तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि होती है कि वो इस कार्बन की मात्रा को उस जीवाश्म में से छांटते हैं कि इसमें से कितना ग्राम कार्बन है इसके अंदर, और जब उन्हें ये पता लग जाता है कि हाँ इतने ग्राम कार्बन है तो उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई करके और वो यूँ बता देते हैं हाँ ये इतने साल पहले ज़िंदा था, यानी उसके मरने के बाद ये ख़त्म होना शुरू होता है। तो इससे ये पता लग जाता है कि ये इतने साल पहले मरा है। तो ये कार्बन डेटिंग विधि है। डेटिंग से मतलब यहाँ तारीख से है कि ये ऐसे तारीख निकालते हैं 5007 5 कितना बच गया, इस तरह से। तो इस तरह से किसी से के भी अंदर आयु निकाली जाती है। तो ध्यान रखना ये कार्बन 14 है, इससे ये जीवाश्मों की उम्र, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इससे उम्र निकालते हैं। ये जो मर जाते हैं पेड़ पौधे, यानी इतने साल पुराना 50,000 साल पुरानी चीज़ मिली इसको, इससे और भी इसकी विधियाँ, खाली यही नहीं है, और भी इसकी विधियाँ हैं। नॉन लिविंग क्या? हाँ इमारतें भी होती है ना, तो इमारतों में भी वहाँ जीवों के अंश तो है, इमारत भी किसी जीव ने बनाई होगी ना। अगर उस वहाँ पे कार्बन के अंश हैं तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे इनके अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है ये कार्बन डेटिंग विधि। ये नहीं है कि एक ही तरीका है। चलिए अब आगे लिखिए। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड लिखिए। कार्बन के निम्न 3 ऑक्साइड हैं। निम्न 3 ऑक्साइड हैं। पहला लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है CO। दूसरा लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और तीसरा होता है कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2। कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा बहुत लिख लें। लिखो, यह है श्वेत रंगहीन जहरीली गैस है। इसके संपर्क में अधिक समय तक रहने पर दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। क्योंकि यह हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक जहरीला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जिससे ऑक्सीजन रक्त से नहीं जुड़ पाती। ऑक्सीजन रक्त से नहीं जुड़ पाती। ठीक है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए यहाँ मैंने एक बात लिखाई कि ये श्वेत है और रंगीन है, तो ध्यान रखना विज्ञान में एक दो होते रंगीन, जैसे कि पानी होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, और एक होता है श्वेत, तो वो हम तो हमारी भाषा में सफ़ेद को कलर मानते हैं कि ये सफ़ेद है, श्वेत है, लेकिन साइंस में श्वेत को भी रंगीन माना जाता है। तो ध्यान रखना ये जो धुआं होता है ना सफ़ेद कलर वाला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो एक रंगीन चीज तो हमें दिखाई नहीं देती जैसे हवा है, लेकिन ये दिखाई देती है। तो ध्यान रखना ये सफ़ेद होती है, जो सफ़ेद धुआं होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। दूसरी बात यह है कि इससे दम घुटने से आपने सुना होगा कि बहुत ये कॉमन जीके का क्वेश्चन है कि अगर अंगीठी जला के, आजकल तो खैर नहीं जलाते, अंगीठी या हीटर जला के, अगर आजकल इलेक्ट्रिक हीटर है उसको आप कमरा पूरी तरह से बंद करके अगर सोएंगे तो दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। उसका कारण है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका कारण क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के खून से बंधने की क्षमता, खून से कंबाइंड होने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। यानी खून से जुड़ने के मामले में ये ऑक्सीजन को भी क्या कर देगी, पीछे छोड़ देगी। तो इसलिए अगर मान लो कंपटीशन होगा कि ऑक्सीजन जुड़े कि कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़े, तो उस केस में कौन जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन को नहीं जुड़ने देगी। और जुड़कर ये जो बनाती है
ये एक जहरीला पदार्थ और होता है जो शरीर में जहर बन जाता है। पहला रीजन तो ये। दूसरी बात ये है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन पढ़ाई थी जब, कि ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचाता है, और ऑक्सीजन अगर शरीर के किसी हिस्से में नहीं पहुंचेगी तो वो हिस्सा वर्क करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को बंधने ही नहीं देती, तो वो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच नहीं पाती और इससे मृत्यु हो जाती है। तो ये जहरीली गैस है, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस वजह से जो भी दम घुटने का जो शब्द इस्तेमाल होता है वो इसी के लिए होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ध्यान रखना। जितनी ऑक्सीजन जाती है ना उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो शरीर के हर हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये धुआं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कार्बन डाइ, जबकि ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन है, दिखाई नहीं देती है। और इसका आप देख लें, सबूत यही है कि हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो हमारी सांसें भी दिखाई नहीं देती है जो सांस छोड़ते हैं वो, ठीक है ना। वरना अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखाई देती, रंगीन नहीं होती, तो क्या होता, तो हमारे जैसे अगर धुएं की तरह होती तो ये नाक और मुंह में से धुआं निकलता रहता हर समय, हर किसी के, क्योंकि हर समय कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में से निकल रही है। जिस तरह ऑक्सीजन जा रही है उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। तो ये जो सब धुआं, दम घुटना, ये सारी चीज़ें किसके लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है, ठीक है। चलो ठीक।